हेलो। 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 जी सर। कौन? सर मैं एबीसी बैंक से बोल रहा हूँ। कौन सी बैंक से सर? एबीसी बैंक से चौहान बोल रहा हूँ। एबीसी बैंक से चौहान। यस सर, जी। बताइए। बताइए सर, बताइए। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ सर, बढ़िया हूँ अभी तो। सर हमारे बैंक से आपका एक लोन चल रहा है। हाँ सर, आपकी बैंक से एक नहीं सर, तीन 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 चार चार लोन चल रहे हैं। बताइए सर। एबीसी बैंक से 3-4 लोन चल रहे थे मेरे। बताइए सर। जी जी जी। आपने बहुत अच्छा ट्रैक मेंटेन किया हुआ है। हाँ ठीक है सर, ट्रैक तो मैंने मेंटेन किया है, लेकिन सर क्या करूँ, अभी थोड़ा ये आर्थिक विषम परिस्थितियों के कारण सर मैं थोड़ा मतलब किस्से सर मेरी बाउंस हो रही है, टूट रही है सर किस्से, आर्थिक हालातों के चलते सर। सर इसमें तो आपके ऊपर लीगल हो जाएगा ना, क्योंकि आपका लोन एनपीए होने ही वाला है। देखो सर, लीगल तो देखो सर, आपने एक नहीं मुझ पे 3-3 4-4 केस डाल रखे हैं। आर्बिट्रेशन अलग डाल रखा है, और 138 के 2 डाल रखे हैं, और सेक्शन 25 पे 1 डाल रखा है सर, और आर्बिट्रेशन पे भी डाल रखा है आपने। केस तो सर आपने कई सारे डाल रखे हैं, लीगल की क्या बात कर रहे हैं सर आप? तो भाई जब आप वित्तीय संस्थान का जो लोन है वो टाइमली ईएमआई के रूप में नहीं चुकाएंगे तो वित्तीय संस्थान भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना। आपकी बात सर सही है, ठीक है, लेकिन सर अब जब सर मेरी आर्थिक स्थिति सर खराब हो गई, विषम परिस्थितियों के कारण सर मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि सर मतलब ईएमआई सर मतलब लोन डिफॉल्ट हो गया सर। क्या करूं सर? मेरा सर उससे पहले सर सही था, रिकॉर्ड सिविल विल सब बिल्कुल सही था। कंपनी ने भी लोन दिए मुझे बकायदे, और सब कुछ मतलब अच्छे रहा था, लेकिन अब क्या क्या करा जाए सर? इस समय स्थिति खराब हो गई सर। सर इसमें आप जो है आर्बिट्रेशन में आप जो रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हो, जी सर। उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपका आर्बिट्रेशन रुक जाएगा या आर्बिट्रेशन विड्रॉल कर लिया जाएगा? देखो सर, शायद आपको पता नहीं, जानकारी है नहीं है आर्बिट्रेशन के मामले में, लेकिन मुझे सर थोड़ी बहुत कानूनी जानकारी है। आर्बिट्रेशन के मामले में जानकारी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 की धारा 138 एंड सेक्शन 25 के बारे में मुझे जानकारी है सर, और बीएनएस 316, 318 और 352 के बारे में जानकारी है। और आप बोल रहे हैं आर्बिट्रेशन मतलब जो आप नोटिस दे रहे हो, ये मतलब नोटिस आपकी तरफ से भी आ रहे हैं सर, उसमें क्या हो जाएगा या कैसे रुक जाएगा? तो सर ऐसा नहीं है। आर्बिट्रेशन का मतलब ही सर दोनों पक्षों की सहमति है। अगर दोनों पक्ष आपस में राजी हैं और मतलब वो चाहते हैं कि हम मतलब आर्बिट्रेशन के थ्रू मतलब लोन को सेटल करें, तभी सर वित्तीय संस्थान या जो भी क्लेमेंट है वो आर्बिट्रेशन कर सकती है मुझ पर लागू, वरना सर ये लागू नहीं होगा किसी कीमत पे भी। नहीं तो आप जितने भी आप कानून बता रहे हो मुझे, बीएनएस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सेक्शन 25, तो क्या ये कोई भी धारा ये बात बताती है कि कोई भी लिया हुआ लोन ना चुकाओ? नहीं सर, ये तो मुझे आपने सिखाया है ना। मैं तो जानते नहीं था, लेकिन जब आपने मुझे भाई कोई भी बरोबर है सर, कोई भी सर, आपने तो मुझे बना दिया, एक्यूज बना दिया सीधे भाई। सीधे सीधे मतलब जब आप मुझे नोटिस भेजोगे तो मैं भी सर किसी का सहारा लूंगा, मैं भी सर किसी का सहारा लूंगा। क्या करूं बताओ? आपसे सीखा हूं सर मैं सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से मुझे मतलब मैंने इसकी पढ़ाई की है या मैं कहीं से सीख के आ गया, ऐसा नहीं है सर कुछ भी। ये सर मैंने आपसे ही सीखा है, और आपके सिखाए उस पर भी रास्ते पे चल रहा हूँ सर मैं। देखिए कंपनी को जब तक आप ईएमआई दे रहे थे, कंपनी ने आपके साथ कभी भी कोई ऐसा कृत्य किया जो गैर कानूनी था? सर जब मैं ईएमआई दे रहा था तो सर कृत्य क्या करोगे? उसमें भी कुछ कृत्य करने की कुछ मतलब जरूरत है क्या आपको? ये बताओ, कोई नीड पड़ती है क्या? भाई कोई आदमी टाइमली पेमेंट कर रहा है, और सर मैंने सर आपसे नहीं जुड़ा, मैं आपकी एनबीएफसी बैंक से आज से नहीं जुड़ा हूँ सर। मैंने कम से कम एक लोन सर पूरा मैंने बिल्कुल क्लोज किया है बाकायदे। ये दूसरा लोन लिया है सर मैंने आपसे, दूसरा तीसरा चौथा लोन लिया है सर मैंने, मतलब 3 लोन चल रहे हैं, और 1 लोन मैं पहले क्लोज कर चुका हूँ सर। 3 4 लोन आपके यहाँ चल रहा है अभी भी ऑलरेडी। तो सर पहले मैंने क्लोज किया बाकायदे, उसमें सर आप क्या करोगे, कितने करोगे ये बताओ? अब आप ये बताओ कि आप ईएमआई कैसे दोगे और कब दोगे? कैसे दोगे मतलब? जब देखो सर, मैंने आपको आपकी वित्तीय संस्थान को एक कराया नोटिस, इन मतलब चारों लोन के मामले में जो भी मतलब
मुझसे एक प्रायर नोटिस, मैंने इंटीमेशन लेटर आपको प्रायर नोटिस दे रखा है आपके हेड ऑफिस और आपके रजिस्टर्ड ऑफिस दोनों को भेज रखा है सर। मैंने उसमें अपनी सारी जो भी विषम परिस्थितियां हैं वो सब सारी मैंने डिफाइन कर रखी है कि मैंने किस कारण ये लोन डिफॉल्ट हुआ है मेरा, अपनी विधिक से प्रतिरक्षा को मतलब प्रतिरक्षा में उसको सुरक्षित रखते हुए आपको एक नोटिस प्रेषित है सर। आप वित्तीय संस्थान से पता कर लो, अपने हेड ऑफिस से या अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से, वो आपको दे देंगे इसे जवाब। नहीं तो अभी मेरा कोई ऐसा पत्र होता है कि जिसको भेजने से कंपनी आपसे अपना पैसा नहीं मांगेगी, सेक्शन 25 नहीं करेगी, आर्बिट्रेशन नहीं करेगी? नहीं सर, क्या होता है मैं बताऊं आपको, कोई भी वित्तीय संस्थान है, कोई भी क्लेमेट है, तो सर जैसे मान लो मैंने लोन डिफॉल्ट किया, ठीक है सर, अब मान लो मैंने आपको अपनी विधिक प्रतिरक्षा को सुरक्षित रखते हुए आपत्ति प्रेषित नहीं की, कोई भी ऑब्जेक्शन मैंने आपको क्रिएट नहीं दिया मैंने आपको, आपके संस्थान को, तो सर उसमें क्या होता है, आप कहाँ फायदा उठाओगे उसमें? सीधे कि भाई मतलब जब मामला लीगल देखो आपने सर पहुंचा दिया मामला, और वहां सर बात ये आई है, वहां पर क्या बोला गया है कि भैया जब तुम 3 से 4 लोन तुमने ले रखे हैं, 5 में 6 लोन तुमने ले रखे हैं, तुमने अदर बैंक से भी ले रखे हैं, तुम खुद ही बोल रहे हो तुमने मल्टीपल लोन के तुमने ले रखे हैं, तो सर उसमें मुझसे सीधे कोर्ट में ये सर जिरा हुई है कोर्ट में इस मामले में कि भैया जब तुमने लोन डिफॉल्ट किया था तो तुमने इनको सूचित किया सबसे पहले। तो सर मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ कि सर कोई भी लोन लेने से पहले सर अपनी विधि अपनी प्रतिरक्षा को सुरक्षित रखते हुए आपको मैंने सर ऑब्जेक्शन प्रेषित किया है सर, इसलिए किया है सर क्योंकि सर मुझसे वहां पे जवाब मांगा गया था। अगर सर मैं नहीं करता तो सर मुझ पे 138 भी होता, मुझ पे BNS 316 318 भी होता, 352 भी होता, क्योंकि उसमें सर पूरी रक्षा वो नोटिस ही करता है। अगर वो नोटिस नहीं दो तो सर मैं आपको, क्योंकि बोलो सर आप तो मुझे मतलब आपने तो 420 लगा दिया मेरे ऊपर, ये सोचो जरा आप, और आप बोले वो प्रायर नोटिस क्या चीज है? तो प्रायर नोटिस सर मेरा बचाव हो रहा है उससे, तो सर मैं दूंगा, मैं आपको पहले इंटीमेट करूंगा, ये मेरा अधिकार है, उसमें उसे कोई छीन नहीं सकता मुझसे। देखिए मैं सेक्शन 25 जो है आपके गृह क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर किसी अन्य शहर में करूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो केस देखकर, वो अभियोग देखकर आप हैरान और परेशान हो। सर एक बात बोलूं मैं आपसे, आपने जो सेक्शन 25 जो मेरे ऊपर किया है ना, सेक्शन 25 में आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा जास्ती की है, क्योंकि जब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया है इस पे, तो सर उसमें ऐसे मुद्दे निकल के आए हैं, ऐसी बातें निकल के आई हैं कि सर मैं भी मतलब दांत तले उंगली दबा रहा हूँ, मतलब दांत तले अपनी उंगली दबा रहा हूँ। ये सोचिए सर आपने क्या करा जब जैसे ही मुझे आपने डिमांड नोटिस भेजा, तो सर नहीं, सबसे पहले तो आपने ECS बाउंस किया, ECS बाउंस करने पे आपने, ठीक है बाउंस हो गया, ECS कराया, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था तो वो तो हो नहीं था, हो गया, ठीक है। आपने उसका मेमो जो भी उस R7 रिपोर्ट होती है सर, एक R7 रिपोर्ट जाती है उसके साथ लग के, जो भी डिसऑनर हुआ है, ECS डिसऑनर हुआ है तो उसका R7 रिपोर्ट जाती है लग के, वो गई साथ में। उसी दिन से सर आपका कंसर्न बन जाता है कि आप बोरोवर को, एक्यूज को आप सीधे 1 महीने के अंदर उसको नोटिस भेजो, डिमांड नोटिस भेजो, डिमांड डिफॉल्ट जो भी नोटिस वो भेजो। आपने क्या करा, नोटिस सर मुझे भेजा, मुझे नोटिस सर्व कराया, अभी की बात है ये 20/2/2026 की बात है, ठीक है। आपने मुझे डिमांड नोटिस भेजा, और वो नोटिस आपने कब भेजा मुझे, ये आपका जो मेरा जो मतलब जो मेरे मैसेज में जो दिखा रहा है, जो ECS बाउंस दिखा रहा है, वो सर मैसेज आया हुआ है, वो दिखा रहा है 20/2 को, और सर आपने मुझे जो नोटिस मतलब उस पर डेट डाली आपने, मतलब 23/2/2026 डाली आपने डेट, वो डेट डालने के बाद आपने वो नोटिस रख लिया अपने पास, मुझे नहीं भेजा। ध्यान सुनना मेरी बात को, आपकी लीगल टीम क्या करती है, कैसे फंसाती है। तो आपने वो नोटिस 20/2/2026 को ECS बाउंस हुआ, मेरे पास मैसेज पड़ा है उसका बतौर साक्ष्य, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूं सर कोर्ट में, प्रेजेंट कर चुका हूं कोर्ट में। उसके उपरांत आपने डिमांड नोटिस मुझे कम से कम
20 दिन के बाद सर आप मुझे नोटिस भेज रहे हो, वो नोटिस 8 दिन के बाद फिर मुझे मतलब वो सर्व हो रहा है, रिसीव हो रहा है। मतलब 20/2 की कहानी वो 28 तारीख को सर, वो मतलब 20 और 20/40 मतलब 10 मार्च को सर मुझे रिसीव हो रहा है नोटिस वो। तो सर ये बताओ मैं उसका जवाब कैसे दूं आपको? भाई वो नोटिस तो 15 दिन का होता है, तो आपने वहां भी खेल खेला। ये खेल आपका कहाँ पकड़ में आया? जब मतलब मेरे पास जब इसका क्या नाम है, तुम्हारा ये एक प्री इंटीमेशन नोटिस आया था कोर्ट से। उसके बाद मैं उसमें मतलब वो भी चलो मुझे खैर लेट मिला नोटिस, बैंक उसका कोर्ट का भी। उसके बाद भी आपने बैंक ने मुझे सीधे सीधे प्री कॉग्निजेंस नोटिस भेजने के बाद उसको सीधे सीधे एक नॉन अवेलेबल वारंट भेजा है। अरे मैं आपकी कहानी सुनने नहीं बैठा हूँ, मैं आपकी यहाँ कहानी सुनने नहीं बैठा हूँ। अरे सर कहानी की बात नहीं, आप जो बोल रहे हो कि मैंने वहाँ मैं केस करूंगा, उसके बाद फिर आपने NBW भेजा है, फिर आपने अरेस्ट वारंट भेजा है। जब अरेस्ट वारंट आया तो पुलिस जो आई है मेरे घर पे कि भाई इसमें तुम यहाँ पर तुम सीधे अरेस्ट हो गए और तुम चलो हमारे साथ। तो सर वो क्या कर रहे थे, वो भी उसमें मैंने उनसे भी यही बोला था, मैंने कि सर इसमें ठीक है कोई भी बेलेबल वारंट आया आपके पास तो इसमें सर बेल ही लूंगा मैं जाके, लेकिन आप मुझे बोल रहे हो कि मैं अरेस्ट करूंगा आपको। अरे आप तो मैंने जब जब आप नहीं अरे सुनो तो अमानना नहीं है ना अभी। आप बोल रहे हो कि अरेस्ट मेमो, मैंने उनसे बोला मैंने कि ठीक है अगर मुझे आप गिरफ्तार करोगे तो भरो, कहीं भी भरो, अरेस्ट मेमो भरो और मैं 24 आवर के अंदर लेके जाऊँ मुझे वहाँ पे, ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ। तो पुलिस मानने को तैयार नहीं है, पुलिस भी फर्जीवाड़ा कर रही है उसमें। उसके बाद भी मैंने फिर 112 पे कॉल किया है, मैंने 112 पे कॉल किया है, तब जाके तो वो माने। उसके बाद आपने केस किया है वहां पर। अब मैं इसमें एक चीज बताऊंगा, सुनो आप मेरी, सुनो एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। आपने बोला मैंने केस में कलकत्ता में हुआ है मेरे साथ, तो ये बताओ मैंने लोन कहाँ से लिया था? लोन मैंने कोटा से लिया। इंसिडेंट कहाँ हुआ? कोटा में हुआ। बाउंसिंग कहाँ हुई? कोटा में हुई। तो आप सर वहाँ केस कैसे डालोगे मेरे ऊपर? वहां सर केस कैसे डालोगे मुझे बताओ ना। देखिए मैं ये तो सर फर्जीवाड़ा है ना। न्यायालय के निर्णय के अनुसार जहां कंपनी का हेड ऑफिस होगा वहां पर भी आप पर केस दर्ज करवाया जा सकता है जहां कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस होगा। सर उसकी रिपोर्ट तो मैं पहले ले चुका हूँ बैंक से आपकी। आपका हेड ऑफिस वहां नहीं है, आपका हेड ऑफिस मुंबई में है। अरे एक बात बताओ, हेड ऑफिस मुंबई में है सर। मेरी बात सुनिए, आपने पैसा लिया कि नहीं लिया? नहीं पैसा लिया, मैं तो मना कर रहा हूँ मैंने नहीं लिया। मैंने वहां भी बोला EMI आपको देनी थी टाइम पे, EMI आपको देनी थी टाइम पे। हाँ देनी थी, बिल्कुल देनी थी, नहीं दिया आपने। लेकिन सर प्रॉब्लम को किसी को क्या थोड़ी ना आती है। प्रॉब्लम आगे प्रॉब्लम क्या करा आदमी, प्रॉब्लम को किसी को क्या थोड़ी ना आती है। मैं तो सर जब प्रॉब्लम आई तब भी देने मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने तो मतलब आपको जल्दी इतनी है कि आपने तो केस कर डाले मेरे ऊपर सीधे सीधे। देखिए वित्तीय संस्थान तो आपसे अपना पैसा वसूलने के लिए सारे काम करेगी, तो सर फिर रिकवरी काय की? ठीक है करे ना, चल तो रहे मामले, चलने दो मामले को, फिर चलने दो मामले को, डिमांड नोटिस नहीं भेजो, 138 भी करेंगे इसमें। आपने हमें जो चेक दिए हुए थे सिक्योरिटी पर्पज से लोन में, अब हम वो चेकों को भी आपके अकाउंट में लगाते हैं और उनको बाउंस करा के हम आपके ऊपर 138 भी करेंगे। शायद आपको शायद पता नहीं है, आपने चेक बाउंस की भी दोनों के डाल रखे हैं मेरे ऊपर, ठीक है। चेक बाउंस, रिटर्न मेमो, डिमांड नोटिस की कॉपी, ठीक है, ये सब आपने डाल रखे हैं मेरे ऊपर, सारे केस डाल रखे हैं आपने। और कोर्ट ने शायद अभी इसमें भी शायद एक केस में आपके फाइनल आर्गूमेंट रह गया। इसमें फाइनल आर्गूमेंट, उसमें सर मैंने डॉक्यूमेंट्स की मांग की थी, इसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट्स, आपने सिर्फ एक एग्रीमेंट लगाया उसमें, बाकी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। वो जब मैं कोर्ट में जब मामला पहुंचा, कोर्ट में जाकर जब मैंने डॉक्यूमेंट मांगे तब मैंने जाके वो वहां से डॉक्यूमेंट लिए हैं आपके। आप बहुत एडवांस हो रहे हैं। मैं आपको इतना आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ जितना आप आगे बढ़ के मुझे कहानी बता रहे हैं। मुझे आप पेमेंट का बताइए कैसे करना है। पेमेंट तो देखो सर आप लीगल जा चुके हो, पेमेंट कोर्ट के द्वारा होगा, ठीक है सर। जब कोई भी केस सर कंसर्न कोर्ट में जुरिडिक्शन में फाइल होता है तब कंपनी अपने पक्ष में कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाती है और पावर ऑफ अटॉर्नी का आधार कार्ड लगता है, जिसमें आपने कुछ लगाया ही नहीं है। किस बेस पर केस फाइल किया है आपने? अरे तो ये बात आप अपने जाके माननीय न्यायालय के जज साहब को समझाओ ना, मुझे मत समझाओ। मैंने सर सारा समझा दिया, मैंने सारा समझाया। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। मैंने रेजोल्यूशन की कॉपी, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, R7 रिपोर्ट, ठीक है,
सेक्शन 25 में। और चेक बाउंस में रिटर्न मेमो, डिमांड नोटिस की कॉपी, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, सारे दस्तावेज कंपनी से मांगे हैं सर। मैंने एक एप्लीकेशन लगाई है सर अपनी तरफ से। किशोर जी थोड़ा पैनिक ना हो, आप थोड़ा सा शांति रखें। देखिए मैं नहीं चाहता कि सेक्शन 25 में आपके ऊपर ईएमआई राशि से डबल राशि का जुर्माना पड़े, आपको 2 साल तक की कैद हो, या कमती बढ़ती करके कुछ आपको जेल हो जाए। आपको सेक्शन 25 का कोर्ट की अवमानना कर चुके हैं, ना ही आप संबंध में उपस्थित हुए। सेक्शन 25 का तो मामला सर आपका उसी दिन खलास हो गया। वो खैर हर किसी आदमी को ऐसा नहीं बताना चाहिए जिस दिन आपने कोर्ट कलकत्ता में किया था, क्योंकि जो जुरिडिक्शन है वो बनता है सर कोटा में, और आपने कोर्ट मुझे जो केस किया मुझ पर कलकत्ता में किया, तो सर वो तो केस ही खारिज हो गया सर आपका। कैसी बातें कर रहे हो? सेक्शन 25 में तो केस ही खारिज हो गया सर। अरे जब केस खारिज होगा तब खारिज होगा, वर्तमान में तो प्रक्रिया में है ना केस हमारा। सर कोई नहीं है, केस खारिज हो चुका है। सेक्शन 25 आपका चेक बाउंस का केस चल रहा है, उसमें भी फाइनल आर्गूमेंट आने वाला है। उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेगा। जो भी अभी शायद दोनों वकीलों की आर्गूमेंट चल रही है। मेरे एडवोकेट है नरेंद्र एडवोकेट जोशी जी, और उनके बारे में सर मैं एक चीज में बोल जाऊंगा। एक अधिवक्ता की दलीलों से सच को रोशन करना मेरे एडवोकेट की शान है। कानून की हर जंग में न्याय ही हमारा सम्मान है। झूठ की हर दीवार गिरेगी आज सबूतों की चोट से। बंद कीजिए। नहीं चमचागिरी नहीं है, चमचागिरी बंद कीजिए। मैं आर्बिट्रेशन से सेक्शन 17 का अवार्ड करा के, मैं आर्बिट्रेशन करके सेक्शन 17 का अवार्ड करा के आपके घर से सारा सामान उठा ले जाऊंगा। देखते रह जाओगे आप, टेम्पू में भरवा के ले जाऊंगा। पहले आप जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो सुनो, उसके बाद सेक्शन 17 का जवाब दूंगा मैं आपको। एक अधिवक्ता की दलीलों से सच को रोशन करना। नहीं लैंग्वेज तो सर मैं आपसे गलत बोल नहीं रहा हूँ। मैं तो सर आपको कुछ कानूनी रोशन करना हो, अंधेरे में रखना हो, एलईडी जलाना हो, इन बातों से हमारा कोई सरोकार नहीं है सर। आप एक अधिवक्ता कैसे करोगे, कब करोगे, ये बताओ बस शाम की बात। एक अधिवक्ता की बहुत बड़ी पावर है, और देश को आजाद कराने में भी सर एक अधिवक्ता की बहुत बड़ी पावर थी उस समय भी, और आज भी पावर है। तभी मैं बोल रहा हूँ एक अधिवक्ता की दलीलों से सच को रोशन करना उनकी शान है। कानून की हर जंग में न्याय ही हमारा सम्मान है। झूठ की हर दीवार गिरेगी आज सबूतों की चोट से। सुन लो पहले, क्योंकि अधिवक्ता जोशी जी के साथ सच्चाई ही हमारी शान है। देर से सुन रहा हूँ मैं, आपकी इतनी देर से कहानी सुन रहा हूँ। जब आपको पैसे की जरूरत थी तो क्या अधिवक्ता एडवोकेट नरेंद्र जोशी जी ने अपना चेक काट के आपको दिया था, ये वित्तीय संस्थान ने आपको पैसा ट्रांसफर किया था? सर मैं कब डिनाई कर रहा हूँ चीज से? मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ सर। देखो सर, मतलब ना ही मैंने कोई कानून का सहारा लिया, लेकिन आपने सिखाया है मुझे, क्योंकि सर आपने मुझ पे सारे ये जितने भी लिटिगेशन है सारे ठोके आपने मेरे ऊपर। आपने छोड़ा कभी मुझे कुछ किसी लायक है? अरे भाई कंपनी अगर मैं वो तो मैं एडवोकेट जोशी से नहीं मिलूँ ना, तो तुम तो पता नहीं हाल कभी निकलने जीवन में जेल से बाहर ही निकलने दोगे। अच्छा है कि मुझे मिल गए वो जो उन्होंने मुझे इतनी चीज सिखा दी, उन्हीं से सीखा हूँ सर मैं। अच्छी चीज है। और मैं सारे दोस्तों से अपने यही बोलूंगा कि उनका साथ में छोड़ना अगर किसी ने लोन डिफॉल्ट कराए तो। मैं यहाँ खुले मंच में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये खतरनाक है। ये जो भी जितने भी तुम्हारे ये कानूनी ये दाव पेच है, ये ऐसे छोटे मोटे नहीं है, ये वास्तव में खतरनाक है। चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, चाहे वो चेक बाउंस का 138 हो, सेक्शन 25 हो, या BNS 318 हो, सारे खतरनाक है। आप बोल रहे हो सेक्शन 17 में होंगे, और एडवोकेट नरेंद्र जोशी जी कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपका। उन्होंने आपको गुमराह किया है, आपकी बुद्धि को फेर दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी जो EMI राशि बाकी है, आपकी 3 EMI, उसको जल्द से जल्द जमा करवा दें, और कम से कम एक EMI तो जमा करवाई दें, जो मैं आपका नेक्स्ट मंथ सेटलमेंट में एडजस्ट करवा दूंगा। देखो सर, लीगल जा चुका है मामला, और लीगल में भी बस मतलब एक फाइनल आर्गुमेंट में और एक कोर्ट डिसीजन पड़ा है। तो कोर्ट के थ्रू जमा करा दीजिए ना। कोर्ट के थ्रू तो सर मैं फाइनल पेमेंट जमा कराऊंगा ना, जो फाइनल वहाँ पर जो भी सेटलमेंट होगा, जो भी होगा। ये केस तो आपको रद्द हो गया, आपका सीधे जुडिक्शन पर रद्द हो गया सीधे केस। ठीक है, चेक बाउंस चल रहा है, चेक बाउंस आपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो दिए ही नहीं है, उसको हाईकोर्ट तक लेके जाएंगे। चिंता नहीं कर रहे हो आप, देखते लगाएंगे एप्लीकेशन। आपको बस लोन का पैसा नहीं चुकाना है, बाकी आपको सारी कोर्ट कचहरी सब पता कर लोगे, सब जगह चले जाओगे, लेकिन लिए हुए लोन का पैसा नहीं चुकाओगे आप। जब सर कोर्ट में मामला पहुंच गया तो उससे तो मतलब बिल्कुल मतलब लड़ा जाएगा ना, उसका तो सर लड़ी जाएगा ना। आपने जब संज्ञान ले लिया तो उस पर। देखिए किशोर जी, आप एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, और मैं ये जानता हूँ
कि आप अतिरिक्त समझदार हैं। आप इसका आर्बिट्रेशन में मैंने अवार्ड पास करा दिया है मेरे आर्बिट्रेटर ने। अब मैं बहुत ही जल्द सेक्शन 17 का अवार्ड लेकर आपके घर पर आऊंगा और सारा सामान लेकर चला जाऊंगा। आपके जोशी जी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखो सेक्शन 21 सुन लो पहले। आप सेक्शन 21 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है। सेक्शन 17 का मैं रिप्लाई दे चुका हूँ। अगर सेक्शन 17 का रिप्लाई, अगर तुम सेक्शन 17 का नोटिस लेकर आए और तुम्हारे गुंडे मेरे घर पर आए, तो ये याद रखना कि बिन पिटे नहीं जाएंगे यहाँ से। वो बिन पिटे नहीं जाएंगे, चाहे वो पुलिस साथ में आए। पुलिस साथ में आएगी तो सीधे 112 पे कॉल की जाएगी, 112 नंबर पे, और उन्हें बताया जाएगा सेक्शन 17 से मेरे घर का एक चम्मच भी नहीं उठा सकते ये, जब तक सेक्शन 9 का ऑर्डर लेकर नहीं आएंगे। सेक्शन 17 आप एग्जीक्यूट कराओ कोर्ट में जाके, मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके। उसके बाद कोर्ट आपको इजाजत दिया, कोर्ट मुझे भी तो बुलाएगा ना वहाँ पे, तो मैं भी तो सर अपनी दलील रखूंगा ना। जो मैंने आपको रिप्लाई दिए, आपके रिप्लाई क्या होते हैं, आप क्या करते हो कि मतलब जो बरोबर है उसके रिप्लाई तो आप रख देते हो ताक पर रखते उठा के, नहीं चाहिए रिप्लाई। आपके सर रिटर्न लिफाफे मेरे पास रखे हैं, वो मैं कोर्ट में जमा करूंगा, चिंता ना कीजिए आप। और आप मेल जब मुझे करते हो तो वाह भाई वाह, मेल मतलब सीधे मुझे ब्लॉक कर देते हो ताकि बरोबर रिप्लाई ना दे पाए मेल पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थोड़ा संयम से बात कीजिए। संयम नहीं, सेक्शन 17 आप मुझे नहीं, आप मुझे बोला सेक्शन 17 लेकर नोटिस लेकर आऊंगा मैं घर पर आपके, तुम लेकर तो आओ, बिन पिटे नहीं जाओगे इस मामले में, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको सही करके, इसलिए ध्यान से आना। और गुंडों ने गुंडागर्दी करी ना, तो गुंडों से कम नहीं हूँ मैं भी, ये ध्यान रखना। मेरे आगे बचने लड़के ना गुंडे। मतलब आप विधि विधान नहीं, सुन लो पहले, आप विधि विधान चलोगे, आप सेक्शन 17 करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 17 आप मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूट कराओ उसको, वहां से कोर्ट जो भी मुझे बुलाएगा कोर्ट, मैं भी यहाँ पर अपने रिप्लाई दिखाऊंगा। कभी मैंने भी इसमें ऑब्जेक्शन इससे सारे दे रखे हैं, इन्होंने मेरे ऑब्जेक्शन को ताक पर रख दिया और इन्होंने सेक्शन 17 कर दिया, तो वहां से सेक्शन 9 का ऑर्डर मिलेगा आपको, तब आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर मुझे। लेकिन आप गैर कानूनी काम करोगे तो सर आप पिटने से नहीं पिटोगे, ये गारंटी है, पिटोगे सारा बहुत बुरी तरह से। देखिए आप इस प्रकार से धमकाइए मत ही, आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं धमका नहीं रहा हूँ सर, मैं धमका नहीं रहा हूँ सर, मैंने तो आपके आदर पूछा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं आदरणीय महोदय, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं धमका रहा हूँ। मैं तो सर एक कानूनी प्रक्रिया बता रहा हूँ सर आपको, आप समझो या मत समझो। आप फर्जीवाड़ा करके लोगों को आप जेल करना चाहते हो। देखिए जो आपने जब लोन लिया था तब आपने आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में ये साइन किया था कि आर्बिट्रेटर हमारा होगा, आर्बिट्रेटर की जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा वो हमारी होगी, और आर्बिट्रेटर का जो स्थान होगा आर्बिट्रेशन का वो भी हमारे द्वारा ही चुना हुआ होगा। तो आपने तो उसमें सहमति व्यक्त की है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन में, तो अब उसमें विवाद क्या रह गया? जो आर्बिट्रेटर अवार्ड करेगा वो आपके ऊपर मानना कंपलसरी है, अनिवार्य है आपको मानना। सर ऐसा नहीं है आर्बिट्रेशन में कि आप आर्बिट्रेशन का मानना जरूरी है, ये किसने बोल दिया आपको? किसने बोल दिया? भाई आपने जब लोन लिया था तब एग्रीमेंट में साइन किया था कि आर्बिट्रेटर जो अवार्ड पास करेगा वो आपको सराखों पर होगा। कौन सा आर्बिट्रेशन में मैंने साइन किया? तो सर अगर उसमें मैंने कोई भी साइन किया है तो एक अधिनियम, एक धारा है 2G सर, 2G धारा के अंतर्गत जो भी है वो सर ऐसा एग्रीमेंट जो एक तरफा किया गया हो, बायस, वो सर बायस होता है, नल एंड वॉइड है सर, नल एंड वॉइड है सर ऐसा एग्रीमेंट। जो भी आपने एग्रीमेंट मुझसे किया है वो सर नल एंड वॉइड है आपका, आपने एक तरफा किया है सर, वो बायस कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2G के अनुसार अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट वित्तीय संस्थान ने आपके साथ किया है तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, 1872 की धारा 2G के अंतर्गत, बिल्कुल सर, बिल्कुल नल एंड वॉइड माना जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नल एंड वॉइड तो तब माना जाएगा कि जब उसे चैलेंज किया जाएगा। मैं तो अवार्ड अपने आर्बिट्रेटर से पास कराऊंगा और आपके टेम्पो लेके आऊंगा और आपके घर का सारा सामान उठा ले जाऊंगा। तो आप सेक्शन 9 का ऑर्डर लेकर आओ ना, क्या दिक्कत है? ले जाओ, सेक्शन 9 का ऑर्डर लेकर आओ ना आप। ये किसने सिखा दिया आपको सेक्शन 9, सेक्शन 11, और ये किसने सिखाया है आपको? ये किसने सिखाया है? ये सर आपसे ही सीखे, और आप हमारे एडवोकेट है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी, उन्होंने सिखाया सर।
उन्होंने सब आप पे अवेलेबल बताया वारंट सर। भी इशू हो चुका है, आपने पहले भी कोर्ट की अवमानना की है, फिर आप पे एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है, ठीक है ना, फिर आपने उसमें एनबीडब्ल्यू में जमानत सर करवाई मेरी अपनी। एनबीडब्ल्यू में सर मेरी जमानत हो चुकी है सर मेरी, निश्चिंत रहो। हाँ, उसमें वो तो तो जमानत हो सेम गई, डे मैंने बेल ले ली अवेलेबल मैंने। ऑफेंस है। अरे हाँ वो तो बस मुझे मैंने भी बेल ले पता ली है, वो सर, सेम डे अवेलेबल बेल ले ली ऑफेंस मैंने, है। मैंने बेल ले ली सर। हाँ, वो तो सेम डे अवेलेबल ऑफेंस है, वो तो सबको पता है। बेल हो जाने के लेकिन बाद जब भी सर उसका ट्रायल, निर्णय सुनो सर, होगा, अरे सुनो सर, अरे निर्णय नहीं हो चुका है ना, कोई तो बता रहा हूँ। बेल हो जाने के बाद ट्रायल स्टार्ट हो गया सर, और पत्रावली चार्ज पर जा चुकी है। चार्ज पर कोर्ट ने दोबारा आरोप जो एक्यूज से पूछा है कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हो, तो मैंने बोला है मैं ट्रायल चाहता हूँ, और ट्रायल पे मामला पहुंच चुका है सर। ट्रायल पे मामला पहुंच चुका है। हो जाएगा, ट्रायल में ये सिद्ध हो जाएगा कि आपने कोई लोन नहीं लिया है, आपकी कोई ईएमआई देने की जिम्मेदारी नहीं थी। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। जब नहीं तो ट्रायल में क्या निष्कर्ष निकलेगा? ट्रायल में ये निष्कर्ष निकलेगा कि आपने लोन लिया था और आपको इतनी तारीख को ईएमआई देनी थी और आपने बाउंस करा दी। देखो सर, फाइल जो भी ट्रायल चल रहा है, फाइल गई है एग्जामिनेशन ऑफ चीफ के पास, ठीक है सर। उसमें अधिवक्ता प्रोसिक्यूशन ले चुके हैं, ऑब्जेक्शन ले चुके हैं, उसमें डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो चुके हैं, ठीक है सर। और उन्होंने डॉक्यूमेंट भी मांगे हैं, जो डॉक्यूमेंट मांगे आपके बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे मिले हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी कोई भी लीगल बर्थ नहीं है, जैसे पढ़ने में नहीं आ रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट तो आपके ऐसे हैं जो पढ़ने में भी नहीं आ रहे, तो सर उनकी लीगल बर्थ क्या है बताओ ना। उसमें एग्जिबिट मार्क करते हुए, ठीक है सर, केस को हैंग ऑन कर दिया है सर। आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, पता ही नहीं आपको क्या हो रहा है। ये सर कोर्ट की चीज है, आप ना सुनो तो बेहतर है ना। केस को हैंग ऑन कर दिया, लटका दिया सर बीच में केस को, आप लड़ाते रहो, आप ना लड़ाओ, केस कितना लड़ाओगे। चलिए कल आप मुझे मिलने का टाइम दीजिए, मैं आपसे मिलके आपको बातें समझाता हूँ और आप एक ईएमआई करवा दीजिए। देखो सर, कोई भी ईएमआई नहीं हो रही है, किस तरह की कोई ईएमआई नहीं होगी। आप एक्शन ले चुके हो मेरे ऊपर, अब ये जो मामला होगा वो कोर्ट से होगा, ठीक है सर। जो भी हो कोर्ट से होगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस मामले में आप रिकवरी बंद कर दो, ही करनी है, ठीक है सर। एक्यूज को हड़काना बंद कर दो, ठीक है। और अगर आर्बिट्रेशन में आपको आना है तो आप सेक्शन 9 का नोटिस लेकर आइए प्लीज, ये मेरी विनती है आपसे। वरना सर कोई डिस्प्यूट हो गया तो मामला संभलेगा नहीं सर, ये गारंटी है मेरी, ठीक है सर। मैं तो आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ। तो कल मैं आपसे आपके कार्यस्थल पर आकर मिलता हूँ, अपने 3-4 लड़कों के साथ आता हूँ। ये लड़कों उड़कों की धमकी तो सर खैर मुझे आप मत सुनाओ। लड़के उड़के तो एक दो बार पिट भी चुके हैं, क्या फायदा, ठीक है ना। इन लड़कों से तो मैं नहीं डरता सर, इन लड़कों से एक दो बार पिट चुके हैं और ढंग से पिटे हैं सर। दोबारा न पिट जाएंगे, वो तो आती भी नहीं है, कल भी नहीं दिखाई उन्होंने आज तक। और ना ही मैंने इन जो कुत्ते हैं रिकवरी, इनको तो मैं किसी कॉल भी नहीं करता हूँ, मैं इनसे खुद निपट लेता हूँ अपने आप। मैं नहीं डरता इनसे, क्योंकि जब कोई भी वित्तीय संस्थान लीगल जा चुकी है तो सर रिकवरी नहीं कर सकते आप। ये सर रूल है, ये आरबीआई का रूल है। कायदे कानून नियम आरबीआई आर्बिट्रेशन सब पता है, लेकिन किस्त नहीं देनी है बस। किस सर मैंने देने मना नहीं करा, लेकिन जब आप कोर्ट पहुंच चुके हो, जब कोर्ट में सर आप लीगल मेरे मामले में कर चुके हो, तो सर मैं जो भी ईएमआई होगी, जो भी भुगतान होगा, मैं सर कोर्ट के माध्यम से करना चाहता हूँ, कोर्ट के माध्यम से करूंगा सर मैं। आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने तो सर वित्तीय संस्थान से कुछ सर टाइम मांगा था, और आप तो मतलब मामले को तुरंत कोर्ट ले गए उठा के, वाह भाई वाह। और फर्जीवाड़ा आपने कितना कराया, ये आप निकल के आ रही है चीज सामने। एग्जामिनेशन जब हो रहा है मेरा क्यों, मतलब सुनिए किशोर जी, पैनिक ना हो आप, थोड़ा सा संयम रखें। मतलब आप ना ही कंपनी की किसी कार्रवाई से डरते हैं, ना ही किसी रिकवरी एजेंटों के आपके घर या कार्यस्थल पर आने से डरते हैं, ना ही आप सेक्शन 25 से डरते हैं, ना ही आप 138 से डरते हैं। तो आप क्या बताना क्या चाहते हैं कि बस मैं सर ये बताना चाह रहा हूँ, मैं वित्तीय संस्थान से भी यही कहना चाह रहा हूँ, आप उसके जो भी पर्सन है, आप जो भी उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, ठीक है, कोई अच्छी बात है, ठीक है सर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर आप फर्जीवाड़ा क्यों करते हो, बस एक्यूज के साथ में ये बता दो, ये बोरोवर के साथ में फर्जीवाड़ा क्यों चल रहा है। फर्जीवाड़े से ही आपके सर सारे लोन मतलब सेटलमेंट हो रहे हैं, ये आपके फर्जीवाड़े से। ना भी फर्जीवाड़ा करो, ना ये कोर्ट आप कलकत्ता में करो, कोटा का कोर्ट कलकत्ता में करोगे आप जाके, जुडिक्शन सीधे उसमें कैसे सेक्शन मान लेगा कोर्ट। सबसे पहले जुडिक्शन ही देखता है कोर्ट। जब ये चेक बाउंस या R7 की रिपोर्ट लगती है, तो सर उसका जो मेमो बन के जाता है, तो कोर्ट में जब ये फाइल मतलब प्रेजेंट होती है, तो सबसे पहले जुडिक्शन दिखाया जाता है। ये समझ लो सर, आपकी लीगल टीम ना 2 कौड़ी की लीगल टीम है आपकी,
समझते नहीं हो आप, समझते नहीं हो, पता नहीं उल्टा सीधा कर रखा है आपने। तो सर आपने पैसे क्यों मरवा रहे हो आप? मैं नहीं चाहता हूँ सर, कोई भी बोरोवर नहीं चाहता कि पैसा, कि भैया अगर उसने लोन लिया है ये सोच के लिया है लोन उसने कि पैसा मारा जाए उसका, नहीं चाहता सर, वो देना चाहता है, लेकिन सर आपको इतनी तसल्ली नहीं है, आप तो सीधे एकदम उठाया हो बस कोर्ट, सीधे कोर्ट। अरे भैया पहले देख तो लो उस बंदे की कंडीशन क्या है, तुमने कितने लोन बांट रखे हैं उसको। तो सर मेरे मामले में 12-13 लोन दे रखे हैं, जबकि सर आपको पता है 5 लोन तो आप ही कंपनी ने दिए मुझे, आपको पता है ये बंदा पहले से ही गिर चुका है, लेकिन फिर भी दबा दब लोन दे चल रहे हो। अरे भैया क्यों दे रहे हो इतना लोन? तो कहीं तो बेचारा दबेगा वो, अरे कितनी सैलरी होगी उसकी? अभी तो स्थिति मेरे नियंत्रण में है, फिर कल हम आपके सारे लोन, मतलब जो लोन का बकाया है उसने का सारे का आपका सेक्शन 25 का एक मुकदमा करेंगे। जैसे आपके किसी लोन में 4 लाख बकाया है, किसी में 3 लाख बकाया है, तो हम उतनी पूरी की पूरी अमाउंट का आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस करेंगे आपके ऊपर। अभी तो EMI की लड़ाई है सर, जितने भी लोन हैं आप कर चुके हो, सेक्शन 25 तो दो आप 138 कर चुके हो, ठीक है सर, आर्बिट्रेशन लगा चुके हो, सब कुछ कर चुके हो आप, आपका कोई लोन ऐसा नहीं बच रहा है। और मैं अभी भी सर आपको यही बोल रहा हूँ कि सर वारंट इशू हो गए, सब कुछ हो जाने के बाद भी आपका केस हैंगर ऑन हो चुका है, ये आप समझ लो। आपको नहीं पता है, आप अपनी वित्तीय संस्थान से राय ले, परामर्श ले उनसे। एक मामला तो सर फाइनल डिसीजन कोर्ट में पहुंच चुका है, और उसमें वो भी सर डिसमिस ही होगा केस, ये गारंटी है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीजें आपकी पकड़ में आई हैं कि सर कोर्ट भी सुन के कह रहा था वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सर मैं अपने एडवोकेट जोशी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस मामले में कि उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा, और ऐसे साथ देते रहे जो भी, जब तक ये फाइनल नहीं होता था, और फाइनल होने वाला है, ये फाइनल होने वाला है। मैं सारी अमाउंट का कल सेक्शन 25 का केस एक और कर देता हूँ आपके ऊपर। सेक्शन 25 दोबारा क्या करोगे सर आप? कानून का उद्देश्य सर करूंगा मैंने आपसे तो टोटल लोन रिकॉल करा, आपसे लोन रिकॉल नोटिस भेजा मैंने आपको, आपने उसका कोई रिप्लाई तो दिया नहीं मुझे। तो अब मैं सारी अमाउंट जो एक सेपरेट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग है, उतनी ही अमाउंट का आपके ऊपर सेक्शन 25 करूंगा जाके। अब मैं सेक्शन 25 में आपने टोटल अमाउंट आपने सीधे ECS बाउंस कराया, जबकि वो एक EMI का मामला होता है सर, एक EMI का मामला होता है। ठीक है यार, आप एक EMI का करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक EMI भरने को जैसे भी जो भी होगा, मतलब मैं देखूंगा टाइम पे अपने क्या उस समय कंडीशन रहेगी, मैं जो भी EMI आप एक EMI करोगे भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है उसमें, देखी जाएगी उस समय क्या कंडीशन रहेगी उस समय। सर एक चीज ध्यान रखो आप, कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं होता है, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना होता है, ये ध्यान रखना सर आप। इसलिए प्रत्येक मामले का निर्णय तथ्यों, साक्ष्यों और विधि के आधार पर होता है, ना कि केवल आरोपों के आधार पर, ये ध्यान रख लेना सर। सुन लेना मेरी बात। ज्ञान बांट रहे हो, कभी अपने गिरेवान में भी झांक के देखो कि जो पैसा लिया है वो मैं ईमानदारी से वापस कर दूं, बाकी पूरे सारे आपको नियम कायदे कानून पता है आपको, बस यही नियम कायदे कानून नहीं पता है आपको। नहीं कानून सर, कानून देखो सर, फिर वही बात आ गई, कानून पर आ रहे हो बार बार लौट के। सर कानून तो सर आपने सिखाया ना, मैं आपसे पहले मैं शुरू में ही बोल चुका इस चीज को, जब आप मुझ पर कोई केस करोगे तो सर जो भी गौरव है बेचारा, वो कुछ तो करेगा सर, कहीं तो सारा लेगा वो। ये बताओ सर, लोन लेना कोई अपराध तो है नहीं, आपने नहीं सर, सुनो एक मिनट, सुनो सर, लोन लेना कोई अपराध में नहीं आता, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नहीं आप अपराधी हो, आप अपराधी तो सर आपने बनाया है ना 138 का लगा के, वो है अपराध, वो बन जाएगा। अगर मैं वित्तीय संस्थान का पैसा चुकाया नहीं, अगर सर मैं उसका रिप्लाई ना दूं तो सर मैं वास्तव में अपराधी बन जाता, लेकिन अभी आप नहीं हो सर, मैं अपराधी, ध्यान रखना, अभी मैं मुलजिम हूँ, अभी मुजरिम नहीं हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ, अभी मुलजिम हूँ, अभी मुजरिम, अभी आप गलत बोल रहे हो। मुजरिम क्या दो अलग अलग शब्द होते हैं? बिल्कुल अलग शब्द है सर, मुलजिम और मुजरिम अलग है, बिल्कुल मुजरिम अलग होता है और मुलजिम अलग होता है। मुलजिम जब होता है जब वो अभी उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगा, कोई भी केस लागू नहीं हुआ। मुजरिम जब बन जाता है जब वो उस पर 138 मुकदमा हो जाएगा, जेल चला जाएगा, तब मुजरिम बनेगा सर वो, ये ध्यान रखना। अभी मुलजिम हूँ मैं, अभी नहीं हूँ मुजरिम। मतलब आपको सब कुछ पता है, मुलजिम और मुजरिम भी पता है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन EMI टाइम से देना होता है ये नहीं पता है। EMI तो सर मैंने सर जब लोन लिया था तो मैंने सर टाइम पे दे रहा था, और मैंने दी हुई है, लेकिन सर अब जब सर बिना परिस्थितियों के कारण सर लोन डिफॉल्ट हो गया, क्या करें सर, उसका भी सर मैंने आपको इंटीमेट आपको किया, आपने सर वहाँ भी मेरी सहायता नहीं की, मैंने आपसे थोड़ी सी सहायता मांगी थी, और जिसमें सर आपको फायदा ही होता है वित्तीय संस्थान को, वहाँ भी सर आपने मेरी नहीं सुनी, आप सीधे आपने आर्बिट्रेशन कर दिया मेरे ऊपर, 138 कर दिया आपने, ये सारे सेक्शन लगा दिए मुझ पर सर आपने, BNS 316 318 मुझ पे डॉक्यूमेंट का फ्रॉड लगा दिया आपने। अरे डॉक्यूमेंट मैंने क्या फ्रॉड करा सर भाई? मेरा एक आधार कार्ड है, एक पैन कार्ड है, सैलरी स्लिप मैंने आपको दी, वो मैंने अपनी कंपनी की दी,
3 सैलरी वो थी, तो आप सर वो कैसे लगा दिया आपने? मैंने ऐसा क्या फ्रॉड कर दिया? अरे भैया मैंने लोन ही तो लिया है, मैंने ऐसा क्या फ्रॉड कर दिया? फ्रॉड तो तब होता है कि जब आप लोन ले लो और टाइम से उसका पैसा ना भरो, क्रेडिट कार्ड ले लो, उसको दबा के इस्तेमाल करो, अपना विलासिता का जीवन जियो आप, लेकिन जब पेमेंट चुकाने का समय आए तो आपके पास पैसा नहीं है। सर किसी को भी सर आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई लोन उसने लिया तो वो मतलब विलासिता का जीवन जी रहा है। ठीक है सर, बड़े बड़े अच्छे मतलब मैंने देखे हैं सर कि मतलब इस मामलों में बेचारे अपनी जान गवा चुके हैं सर। वो एक कार में सर पूरी फैमिली तबाह हो गई थी। ये आपकी रिकवरी से सर ध्यान होगा सर, आपको भी यहाँ पे न्यूज देखते देखिए होंगे। मेरी बात सुनिए इसके अंदर आपकी पूरी सिविल का नाश हो जाएगा, भविष्य में कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा। अरे सर मेरी जान बचनी चाहिए, सिविल गया भाड़ में, सिविल की ऐसी सिविल से क्या करूंगा मैं? सिविल को लेके मैं मेरी जान मेरी खतरे में है और आप सिविल की बात कर रहे हो? सिविल को चाटूंगा रखे क्या मैं सिविल को? आपके पास हर बात का एक्सक्यूज है, बस पेमेंट नहीं देना है आपको। पेमेंट देना है, सब हो चुका है सर। अब पेमेंट नहीं मिलेगा आपको लास्ट में। मैं बोल रहा हूँ ना, फाइनल सीधा आर्गूमेंट पे चल रही है बात। चलिए कल मैं आपके कार्यस्थल पर आता हूँ 4 लड़कों के साथ, एक ईएमआई तैयार रखिएगा और जब तक वो ईएमआई नहीं देंगे जब तक हम आपके घर से उठ के नहीं जाएंगे। सेक्शन 9 का नोटिस लेके आना, अगर नहीं आए तो फिर वो उस समय हो जाएगा, जब जो भी होगा। मैं ईएमआई लेने आ रहा हूँ, सेक्शन 9 का नोटिस लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं एक ईएमआई लेने आ रहा हूँ। मोस्ट वेलकम, आप आइए। ठीक है, लीगल जा चुका है मामला, लीगल में आप घर पे नहीं आ सकते मेरे। ये कानूनी प्रक्रिया, ये RBI की गाइडलाइन है सर, इसको याद रखना। जिसमें DRA लाइसेंस लेकर आना आप, ठीक है, होम विजिट लेटर लेकर आना मेरे घर का, ठीक है। मुझे 24 आवर मुझे आपको मेल करना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। और ID प्रूफ लेकर आना, आधार कार्ड लेकर आना, ठीक है ना, ये सब चीज लेकर आना, वरना बात खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में आपसे बात करूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मुझे आपसे खतरा महसूस हो रहा है। सर खतरा नहीं महसूस हो रहा है, मैंने सर मेरे घर पे सर मेरे आगे पीछे सब कैमरे लगे, ध्यान से आना जरा, और बदतमीजी ध्यान से करना जरा, ठीक है ना, तो अकल ठिकाने जाएगी फिर करके। फिर मत बोलना क्या हो गया यार ये। देखिए कल अगर हमने आपा खो दिया ना तो आपके सब आसपास का समाज आपका हश्र देखेगा। अगर सर समाज में ये बात पहुंच गई ना और आपने बवंडर कर रहा है कुछ, तो सर मैं बता रहा हूँ टांगे टूट जाएंगी आपकी, क्या फायदा? ठीक है ना, जो जितने भी 4 गुंडे होंगे तुम्हारी टूटेंगी, छोड़ूंगा नहीं मैं, ये ध्यान रखना। जितनी इज्जत तुम्हारी है उससे उतनी इज्जत मेरी भी है समाज में, ये ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना आप। ये मैंने बोला ना, सारी चीजें लेकर आना, बनना। और एक मेरे पास नोटिस भी है, इंटीमेशन, ठीक है ना, वो भी मैं तुमको कराऊंगा, साइन कराऊंगा, उसको साइन करने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखना इस चीज को। या तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना, वो व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको साइन पढ़ लेना ध्यान से, उसको कभी बोलो कि बताया नहीं पहले। ठीक, कल मिलता हूँ भाई साहब मैं आपसे, कल मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आइए, तैयार रहिएगा, सुबह 7:30 बजे मैं घर पे आ जाऊंगा आपके। बिल्कुल आइएगा, बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। मैं कम मना कर रहा हूँ आपसे, लेकिन सारी चीज लेकर आना, बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक।